नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बताएंगे बीते कल हुए किसानों के रिकॉर्ड तोड़ महापंचायत और इसमें क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। दोस्तों, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में इस महापंचायत में किन किन तस्वीरों ने लोगों का दिल जीता है, इसको दिखाएंगे आपको। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर टिकैत की तरफ से पूरे महापंचायत में क्या ऐलान किए गए हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस बीच चलेंगे एक और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, मुजफ्फरनगर के बाद अब लखनऊ की यात्रा पर निकलने वाले हैं टिकैत। कब जाएंगे टिकैत लखनऊ, इसकी भी जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से दी गई है। साथ ही साथ हरियाणा में भी महापंचायत के साथ साथ भारत बंद को लेकर भी बड़े ऐलान किए गए हैं। वहीं पर आपको बताएंगे किसानों की महापंचायत में गोदी मीडिया का किस तरह से विरोध हुआ है। इसी के साथ में दोस्तों, महापंचायत को लेकर मनोहर लाल खट्टर से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के नेताओं ने क्या कुछ बयान दिया है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर किसानों के इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हैं और किसानों की मुजफ्फरनगर महापंचायत को इतिहास का सबसे बड़ा पंचायत मानते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अब किसानों के आंदोलन की क्या दिशा होने जा रही है। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के मुजफ्फरनगर महापंचायत में 20 लाख से ज्यादा लोगों के आने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा जीआईसी ग्राउंड भरा हुआ था और इसके बाद भी आसपास के इलाकों के अंदर कई किलोमीटर तक केवल किसान और किसान दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों, 20 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ था, एक के बाद एक गाड़ियां फंसी हुई थी। कारण था किसानों के मोर्चा में शामिल होने के लिए आ रहे किसानों का बड़ा जत्था। इसी के साथ में आपको बता दें कि कई सारे ऐसे नजारे देखने को मिले जो अपने आप में उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक बड़ा संदेश दे गई है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी किसान नेताओं ने अपनी बातें रखते हुए कुछ बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर 18 मंडल में बीजेपी के खिलाफ महापंचायत करेंगे और 27 सितम्बर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। मंच से कई किसान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कह रही थी कि केवल कुछ मुट्ठी भर किसान हैं, कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, तो वे देख ले कि ये किसान विरोध कर रहे हैं। आइए हम एक साथ मिलकर आवाज उठाए ताकि संसद में बैठे लोगों के कान तक हमारी आवाज पहुंचे। और इसी के साथ में जय जवान जय किसान के नारे लगवाए गए हैं। दोस्तों, जोरदार नारे के बीच फैसला लिया गया है कि किसान नेता अब गोरखपुर, लखनऊ, बनारस, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के 18 मंडल के अंदर महापंचायत करेंगे। किसान नेताओं ने 27 सितम्बर को भारत बंद का आह्वान किया है और कहा है कि उस दिन ट्रेन और बसें भी रोकी जाएगी। मंच से किसान ने एकजुटता दिखाते हुए हरे रंग के अपने कपड़े भी लहराए हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि यूनियन के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के अनुसार उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका समेत कई राज्यों के 300 किसान संगठन इसमें शामिल हुए थे, यानी सभी के सभी आए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दोस्तों राकेश टिकैत का बड़ा बयान। कहा, देश में सेल फॉर इंडिया का बोर्ड लगा है, सरकार एक के बाद एक देश की संपत्ति बेचती जा रही है और इसीलिए आंदोलन चलाने पड़ेंगे, क्योंकि संपत्तियां देश की बिकती रहेगी तो बेरोजगारी और किसानों का बुरा हाल इसी तरह से होता रहेगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि कृषि कानून के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और कई बार से उत्तर प्रदेश से सांसद वरुण गांधी ने भी बड़ा बयान देते हुए दोस्तों किसानों के आंदोलन की तस्वीरें साझा करते हुए वीडियो साझा किया और लिखा कि आज मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के लिए लाखों किसान इकट्ठा हुए हैं। वे हमारे अपने लोग हैं, हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से बातचीत करना चाहिए और उनकी पीड़ा को समझनी चाहिए, उनके विचार जानने के लिए उनसे बातचीत होनी चाहिए ताकि समझौता हो पाए। इसी के साथ में वरुण गांधी के इस बयान के बाद बीजेपी के कई नेता बौखला गए हैं। वहीं पर एक और अपडेट की माने तो राकेश टिकैत की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत आगे की दिशा तय करेगा। कभी भी ट्रैक्टरों की जरूरत पड़ सकती है। टिकैत ने किसानों से अपने ट्रैक्टर तैयार रखने के लिए कहा। इसी के साथ में बीजेपी तोड़ने का काम करती है और किसान जोड़ने का काम करेंगे। टिकैत ने साथ ही साथ अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे लगाए, जिसको लेकर बीजेपी के नेता वीडियो को काटकर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने एक और बात कही और उत्तर प्रदेश में मांग की है कि 450 रुपए क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। और इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की सरकार बताकर बीजेपी के नेता एक कार्टून बनाकर राकेश टिकैत को चेतावनी देते हुए, चैलेंज देते हुए कह रहे थे कि लखनऊ मत जाना। और अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें मुजफ्फरनगर में रविवार यानी बीते दिन किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को बाहरी बताते हुए कहा कि ये लोग एक गुजरात और एक उत्तराखंड से हैं, वहाँ से चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनो, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, ये दंगे कराने वाले लोग हैं। इसी के साथ में टिकैत ने बताया कि अगली मीटिंग 9 और 10 सितंबर को लखनऊ के अंदर गन्ने को लेकर होने जा रही है। और इसी के साथ में दोस्तों हरियाणा के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान 7 सितंबर यानी कल करनाल के अंदर भी महापंचायत होगी और 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान पहले ही हो चुका है। वहीं पर आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत के दौरान एक और किसानों में जोश देखने को मिला, वहीं पर दूसरी ओर किसानों ने महापंचायत कवर करने आए कई सारे गोदी मीडिया के एंकरों का विरोध करते हुए हाय हाय के नारे लगाए। तथाकथित राष्ट्रीय चैनल के तथाकथित पत्रकारों का विरोध हुआ है। आपको बताते चले कि हाय हाय के नारे लगाए गए हैं और वीडियो भी सोशल मीडिया पर
और तेजी से वायरल हो रहा है। इस बीच एक और अपडेट है जहां पर हरियाणा की बीजेपी सरकार में ही मतभेद की खबर सामने आ रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के फैसले का विरोध किया है। विज ने भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर के एक पद पर भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी को नियुक्ति करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली मंजूरी का विरोध किया है। विज ने इसके लिए केंद्र से मंजूरी मिलने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विज के विरोध के बाद अब ये सवाल खड़ा होता है कि हरियाणा बीजेपी में क्या कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि एक के बाद एक ये दोनों नेता आपस में ही सरकारी फैसले को लेकर भिड़ते दिखाई देते हैं। एक और अपडेट की माने तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब पता चला कि मुजफ्फरनगर के अंदर महापंचायत इतनी बड़ी संख्या में किसानों के आने के बाद संपन्न हो चुकी है, उसके बाद बीजेपी के उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार कानपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कह दिया कि ये विपक्षी पार्टियों की साजिश है और नाटक करार दे दिया है किसानों की महापंचायत को। केशव प्रसाद मौर्य इसे शाहीन बाग का नाटक बता रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे शाहीन बाग का आंदोलन खत्म हो गया था, वैसे ही किसान आंदोलन का नाटक भी खत्म हो जाएगा। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस तरह के बीजेपी के नेताओं के विचार अभी तक है। गन्ने के दाम कब बढ़ेंगे, इस पर कोई खुलकर जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन आंदोलन खत्म करने के लिए किस उदाहरण का इस्तेमाल किया जाएगा इस पर बयान दे रहे हैं। और एक और अपडेट की माने तो यूपी कांग्रेस ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि छोटे दलों के साथ हम भी गठबंधन करेंगे, बड़ी पार्टियों के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा। इसी के साथ में दोस्तों अगस्त के अंदर 16 लाख लोगों की नौकरी जाने के बाद शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को सिर्फ घंटा दिया है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि सिर्फ साल 2021 में अगस्त के महीने में ही लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने महंगाई की मार से लोगों का जीना पहले ही दुश्वार कर रखा है। इस मामले में अब महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना ने भी मोदी सरकार को लेकर निशाना साधते हुए अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने देश के बेरोजगारों के हाथ में घंटा देने का काम किया है। कुल मिलाकर शिवसेना का कहना है कि मोदी सरकार की सरकारी संपत्तियों को किराए पर देकर मजे कर रही है और देश की जनता त्राहिमाम करती है। नोटबंदी के फैसले हो चाहे जीएसटी लागू कराने का मामला हो, इन सभी से पहले ही व्यापारियों से लेकर युवाओं की कमर टूट चुकी है और अब एक के बाद एक संपत्ति को किराए पर देकर बच्चे कुछ रोजगार भी छीनने की कोशिश हो रही है। एक और जानकारी की माने तो जावेद अख्तर के द्वारा आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के समर्थकों की तुलना तालिबान से करने पर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है और मामला भी दर्ज करा दिया गया है। इसी के साथ में दोस्तों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो आगे आने वाले कई समय तक लोगों के बीच में एक अच्छे उदाहरण के तौर पर दिखाई देगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की ओर से ब्राह्मण समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया था। इसके बाद कई सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया। नंद कुमार पर कार्रवाई की मांग और विरोध को बढ़ता देख रायपुर पुलिस ने रविवार को एफआईआर दर्ज करा दिया। इस बीच एफआईआर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सीएम के रूप में विभिन्न समुदाय के लोगों के बीच में सद्भाव बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मेरे घर के लोग नहीं, अगर ऐसा कोई बयान दिया है जो समुदाय के खिलाफ है तो मुझे इस पर खेद है। साथ ही साथ उन्होंने आगे कह दिया कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने समाज के खिलाफ कोई बात कही है तो मुझे इसका दुख है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कुल मिलाकर दोस्तों आजकल के नेता अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की तरफ से आए इस बयान के बाद माना जा सकता है कि जल्द ही न्याय होगा। और एक और अपडेट की माने तो ईडी के सामने आज पेश होने जा रहे हैं ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जिन पर ईडी के मामले चल रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो अपनी राजनीति छोड़ देंगे, यहाँ तक कि बीच सड़क पर फांसी लगाने को तैयार है। लेकिन ये राजनीतिक द्वेष की भावना से की जा रही कार्रवाई है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सफलता बीजेपी के लोगों को नहीं मिलेगी। हमने जब से भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हराया है तब से इस तरह की कार्रवाई टीएमसी कार्यकर्ताओं पर की जा रही है। वहीं पर दोस्तों आरएसएस के पंचजन्य में प्रकाशित लेख के अंदर इन्फोसिस को लेकर कई सारे विवादित टिप्पणियां की गई थी। बीजेपी के वैचारिक संरक्षक आरएसएस ने अपने मुखपत्र पांचजन्य में प्रकाशित लेख को लेकर खुद को उससे अलग कर दिया है, जिसमें सवाल किया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के द्वारा संचालित की जा रही भारत की टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर गड़बड़ी के पीछे राष्ट्र विरोधी साजिश है। यानी दोस्तों इस तरह के बयान और इस तरह के लेख बीजेपी के नेताओं ने लिखे थे, जिसमें भारत के सबसे बड़े आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने आप को अब विरोध होने के बाद इस लेख से अलग कर लिया और कहा कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लोग या फिर आरएसएस के लोग अपने ही पत्रिका में लिखे गए अपने ही लेख पर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और एक और अपडेट की माने तो नारायण मूर्ति पर व्यक्तिगत हमला करना बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। आरएसएस के आर्टिकल पर जयराम रमेश ने भी अपनी टिप्पणी दी है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए आरएसएस से जुड़ी एक पत्रिका के द्वारा इन्फोसिस के प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचाने वाले लेख पर सवाल खड़ा किया। जयराम रमेश ने कहा कि ये पूरा मामला अनुचित और अत्याचारी है। जीएसटी प्लेटफॉर्म या आयकर प्लेटफॉर्म इन्फोसिस के साथ वित्त मंत्री की जो भी समस्याएं हैं यह वित्त मंत्री और इन्फोसिस के बीच में है। जयराम रमेश ने कहा कि
कि आरएसएस के प्रकाशन पर न केवल कंपनी की बल्कि कंपनी के कुछ सम्मानित संस्थापकों का व्यक्तिगत तौर पर नुकसान किया गया है, उनकी प्रतिष्ठा में सेंध मारी गई है। इसी के साथ में दोस्तों प्रशांत भूषण बोले, कहा किसानों की सुनामी में बह जाएगी बीजेपी। पप्पू यादव ने भी भीड़ की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि गवाह बनेगा हमारा मुजफ्फरनगर, और मुजफ्फरनगर की महापंचायत की तस्वीरें साझा करते हुए कई सारे लोगों ने अपनी टिप्पणी दी है। कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने भी माना है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने जा रहा है। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से किसानों के आंदोलन को लेकर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि यूपी में हर तीसरे दिन पहले दंगा होता था, अब नहीं होता, जबकि एनसीआरबी के डाटा तो इसके इतर ही दिखाते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे दंगे हुए हैं। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस दावे की पोल एनसीआरबी के डाटा से खुलते दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि राकेश टिकैत के बारे में आपका क्या कहना है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसानों के हितैषी नहीं है। एक और जानकारी की माने तो अब भारत के पड़ोसी देश के अंदर भी प्रधानमंत्री के पुतले फूके जा रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों कि देश और दुनिया में अपने आप को सबसे बड़े नेता के तौर पर प्रधानमंत्री के समर्थक पेश करते हैं। और ऐसे में नेपाल के काठमांडू के अंदर भारत से सटी सीमा पर काली नदी में एक नेपाली व्यक्ति के डूब के मरने की खबर सामने आने के बाद प्रदर्शनकारियों ने जमकर विरोध किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए हैं, जिस पर गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। आपको बताते चले कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में ही इस तरह के विरोध से सवाल उठता है कि ये कैसी विदेश नीति है कि दूसरे देश की जनता प्रधानमंत्री का विरोध कर रही है। और एक और अपडेट की माने तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अंदरूनी कलह के बीच कांग्रेस पार्टी ने जैसे तैसे भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नंबर राजस्थान में हासिल तो कर लिया, लेकिन आंतरिक कलह का नुकसान पार्टी को देखने को मिला। राजस्थान के 6 जिलों में हुए पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा। सत्तारूढ़ पार्टी ने 6 में से 4 जिला की जीत हासिल जरूर कर ली है। जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, दौसा में कांग्रेस पार्टी जीत के बाद यहाँ पर पार्टी के बड़े नेताओं के चेहरे खिल गए हैं, वहीं पर कार्यकर्ता भी जीत का जश्न मना रहे हैं। आपको बताते चले कि अशोक गहलोत के गढ़ में जहाँ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में टाई हो चुका है, बराबर का मुकाबला था, वहीं पर दूसरी ओर सचिन पायलट के इलाके में पार्टी ने जोरदार जीत हासिल कर ली है। सचिन पायलट भी फील्ड में उतरकर पार्टी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे थे। एक और जानकारी की माने तो प्रियंका गांधी ने भी किसान महापंचायत को लेकर कहा कि किसानों के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता, सबको झुकना पड़ता है। वहीं पर दोस्तों अमेठी के अंदर एक दुकान में लस्सी पीने के लिए पहुंची स्मृति ईरानी, दुकानदार से पूछा कि क्या कोई गांधी परिवार का यहाँ पर आया था। आपको बता दें कि अमेठी से चुनाव जीतने के बाद जब भी मौका मिलता है स्मृति ईरानी केवल गांधी परिवार की बात करती रहती है, जबकि जनता उनको ढूंढ रही है। इतने दाम बढ़ने के बाद भी वह सिलेंडर लेकर विरोध नहीं कर रही। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि आजादी के बाद जो परिवार अमेठी से चुनकर दिल्ली जाता रहा है और यहीं की बदौलत राजनीति में चमकता रहा है, उसने अमेठी के लोगों के लिए पीने का पानी तक की व्यवस्था नहीं की थी। 2 दिनों के दौरे पर अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी लस्सी पीने के लिए शहर के एक मशहूर दुकान में पहुंच गयी। इस दौरान उन्होंने दुकानदार से पूछा कि क्या गांधी परिवार से कोई आपकी दुकान में लस्सी पीने के लिए आता था। स्मृति ईरानी के इस सवाल पर दुकानदार ने ऐसा जवाब दिया जिसके बाद स्मृति ईरानी केवल चुप होकर जवाब सुनती रही। दुकानदार ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ जी, हमारे यहाँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी दोनों आए थे और दोनों ने हमारे यहाँ पर आकर लस्सी पी थी और ये बड़ा ऑकवर्ड सा मूवमेंट था उनके लिए। इस पर आप लोग की जो कुछ भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही AIMIM हैदराबाद छोड़कर उत्तर प्रदेश में डेरा डालने की तैयारी में है। 7 सितंबर यानी कल असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी यूपी के दौरे पर पहुंच रही है। इसके लिए अयोध्या को चुना गया है। दरअसल दोस्तों पूरे अयोध्या में तस्वीरें लगाई गई हैं, पोस्टर छापे गए हैं और पोस्टर में लिखा गया है फैजाबाद, जिसको लेकर स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। कई साधु संतों के साथ में स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी विरोध करते हुए कहा कि ऐसे माहौल बिगाड़ने के लिए अगर वो अपनी रैली करने आ रहे हैं तो ये नहीं करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि अयोध्या के अंदर जहां पर एक और बीजेपी सरकार ने नाम बदलकर फैजाबाद का अयोध्या कर दिया, वहीं पर दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी अब फैजाबाद के नाम के साथ पोस्टर लगाकर अयोध्या से अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस पर दोस्तों आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर। एक और अपडेट की माने तो हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी निकालेगी किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि तीनों कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को आवाज देने के लिए हरियाणा में किसान मजदूर खेत बचाओ यात्रा निकालने की तैयारी है। राज्यसभा के सांसद हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने रविवार को रोहतक के अंदर शुरू हुई 13 सितंबर को पलवल में समाप्त होगी ये यात्रा। 8 दिनों की इस यात्रा में 90 विधानसभा में जाया जाएगा। 400 किलोमीटर से अधिक के मार्ग से गुजरेगी ये यात्रा। गुप्ता के साथ विधायक, जिला पंचायतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे इस पूरे मामले में। और एक और अपडेट की माने तो हाजीपुर के पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हो गए हैं। जेडीयू की प्रदेश उपाध्यक्ष और पातेपुर विधानसभा की पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद प्रेमा चौधरी ने जेडीयू और नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया और आरजेडी में शामिल होने का ऐलान किया। रविवार को हाजीपुर स्थित अपने आवास पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये जानकारी दी है। इसी के साथ में दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी
बीजेपी के रायगंज के एमएलए कृष्ण कल्याण हुए बागी। टीएमसी में शामिल होने की उनकी भी अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी ने एक एक करके तगड़े झटके दिए हैं। अब उत्तर दिनाजपुर से भारतीय जनता पार्टी के एक अन्य विधायक कृष्ण कल्याणी के भी दल बदलने की अफवाहें हैं। सूत्रों के मुताबिक कृष्ण कल्याणी के बीजेपी जिला अध्यक्ष वासुदेव सरकार से विवाद के बाद रायगंज विधायक ने कहा है कि वह बीजेपी के साथ कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद माना जा रहा है कि अब वह टीएमसी की तरफ जाने वाले हैं। इससे पहले 4 ऐसे एमएलए हैं जो पहले ही टीएमसी में शामिल हो चुके हैं और इसका दौर लगातार जारी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी एक बड़े नेता के तौर पर है पश्चिम बंगाल में और कोई भी विधायक नहीं चाहता कि उनकी पार्टी से अलग दिखाई दे। साथ ही साथ दोस्तों, भवानीपुर से चुनाव लड़ने जा रही है ममता बनर्जी। इसका ऐलान पार्टी ने कर दिया है। उनकी पार्टी ने जो ऐलान किया है, इस पर बयान देते हुए ममता सरकार में मंत्री मदन मित्रा का बयान कहा, भवानीपुर से एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है ममता बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारकर पैसा बर्बाद ना करे। वहीं पर छत्तीसगढ़ के राज्य मंत्री का तंज कहा, बीजेपी नेताओं के थूक का इतना असर होता है तो महंगाई पर थूक दीजिए, कम से कम हो जाएगा। बीजेपी के नेता ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि कार्यकर्ता अगर थूक भी देंगे तो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी और ऐसे में राज्य मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि आप महंगाई पर थूक दीजिए ताकि महंगाई खत्म हो जाए। और एक और अपडेट की माने तो बीमार बच्चों से मुलाकात करने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने बच्चों की मौत और मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ साथ किसानों की महापंचायत को लेकर अपनी टिप्पणी की है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और पूर्व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फिरोजाबाद पहुंचे। इस दौरान वो बीमार बच्चों से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने बच्चों की मौत, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के साथ साथ किसानों की महापंचायत को लेकर सवाल के जवाब दिए हैं। उनसे पूछा गया कि मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हो रही है, राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं, आप महापंचायत का समर्थन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये किसान विरोधी कानून बना है, 9 महीने होने जा रहे हैं। ऐसा कानून बना है कि आपको पता ही है, इस सरकार में उद्योगपतियों पर हमला हुआ है, उसी तरह से किसानों की खेती पर भी हमला हुआ है। हम इस पंचायत के साथ में हैं और किसान पंचायत को और किसानों को पूरा समर्थन देते हैं। इसी के साथ में उनसे सवाल पूछा गया कि फिरोजाबाद में डेंगू बुखार वायरल से मौत का आंकड़ा 75 हो गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग 51 बता रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने सूत्रों से पता लगाया है, ये आंकड़ा 100 के ऊपर है। शासन प्रशासन को इसे देखना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में संगठन को खड़ा करेंगे। हम चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव भी हमारे साथ में आ जाएं। और एक और जानकारी की माने तो डेंगू के बढ़ते मामले के बीच में योगी आदित्यनाथ का बड़ा बेतुका सा बयान सामने आया है। दरअसल दोस्तों, योगी आदित्यनाथ ने बयान देते हुए कहा है कि डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच में माफिया और मच्छरों से मुक्त हो गया है, विकास की नई गाथा लिख रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश। लोग इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ही कई दिनों से लगातार डेंगू के कारण कई सारे बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं पर दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनके इस बयान पर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बीजेपी कार्यकर्ता ने गलत तरीके से गलत जानकारी देकर बनवाया शस्त्र लाइसेंस। जांच में इसकी पोल खुल गई और उसके बाद मामला दर्ज कराया गया है। यूपी के बागपत जिले में धोखाधड़ी से हथियार का लाइसेंस लिए जाने के मामले को लेकर बागपत पुलिस ने आरोपी बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे की जानकारी छिपाकर हथियार का लाइसेंस लिया। मामले की जांच हुई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। उधर बताया जा रहा है कि आरोपी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। पुलिस के अनुसार दिल्ली में गोकुलपुरी के रहने वाले हरीश चौधरी ने बागपत जिले के ग्राम बली के पते पर हथियार का लाइसेंस लिया था और अब ये खुलासा हुआ है। इसी के साथ में अखिलेश यादव सैफई पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कहा सपा की सरकार बनेगी तो सभी समाज सभी वर्गों के लिए कार्य किए जाएंगे। तो ये सारी बड़ी अपडेट है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़ने से दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।